शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो पब्लिक में पहले से ही मौजूद है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल सलाह ना समझे। ये सब सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। नमस्ते। तो भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों क्या हो रहा है? जबरदस्त हलचल मची हुई है और सच कहें तो निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब बात यहां तक पहुंच गई है कि यह मामला देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी हमारी संसद तक पहुंच गया है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं कि छोटे निवेशकों की इस आवाज का आखिर मतलब क्या है और क्या इससे उन्हें कोई असली राहत मिल भी सकती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बाजार के मौजूदा हालात आखिर हैं क्या। देखिए, पिछले कुछ समय से मार्केट पर लगातार प्रेशर बना हुआ है और नतीजा ये कि कई निवेशकों के पोर्टफोलियोज जो कल तक हरे भरे दिख रहे थे, आज लाल हो चुके हैं। और ये गिरावट कितनी बड़ी है, इसका पैमाना तो सच में चौंकाने वाला है। जब से मिडिल ईस्ट में ये नया संघर्ष छिड़ा है ना, बाजार से लगभग 50 लाख करोड़ रुपए वाइप आउट हो गए हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 50 लाख करोड़। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब ये जो 50 लाख करोड़ का इतना बड़ा आंकड़ा है ना, इसका सीधा सीधा असर हम जैसे और आप जैसे आम निवेशकों पर पड़ा है। बहुत से लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को घटते देखा है, कुछ ने तो नेगेटिव में जाते देखा है और जाहिर है इससे रातों की नींद उड़ गई है। तो मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस भारी गिरावट की वजह एक ब्लैक स्वॉन इवेंट को बता रहे हैं। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी घटना होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता, जो बिल्कुल अप्रत्याशित हो, और इस केस में ये है मिडिल ईस्ट में छिड़ा हुआ युद्ध। और इसी निराशा भरे माहौल के बीच एक ऐसी चीज हुई है जो शायद उम्मीद की एक छोटी सी किरण हो सकती है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि छोटे यानी रिटेल निवेशकों की इन सारी चिंताओं को हमारी संसद में उठाया गया है। जी, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, इन्होंने ही सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा है। उन्होंने बताया है कि बाजार की इस उथल-पुथल से आम निवेशकों को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। ऐसा पहली बार हुआ है जब रिटेल इन्वेस्टर और एसआईपी होल्डर जैसे शब्द संसद के अंदर इस तरह से इस्तेमाल हुए हैं। मतलब ये साफ साफ दिखाता है कि इस बार फोकस सीधे सीधे हम जैसे छोटे और मिडिल क्लास निवेशकों पर है। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इस मुद्दे को उठाने का इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। असल में सांसद राघव चड्ढा का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाकर उन्हें किसी न किसी अंजाम तक पहुंचाने का। एक उदाहरण याद होगा आपको, एयरपोर्ट वाला। वहां चाय कॉफी की कीमतें आसमान छू रही थीं। ये मुद्दा संसद में उठाया गया और उसके बाद उड़ान यात्री कैफे जैसे ऑप्शन सामने आए जहां चीजें सही दाम पर मिलने लगी। एक और उदाहरण है मोबाइल रिचार्ज का। वो जो 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान्स थे, उसका मुद्दा उठाया गया। भाई, इसका सीधा मतलब था कि ग्राहकों को साल में एक एक्स्ट्रा रिचार्ज के पैसे देने पड़ रहे थे। इसके बाद सरकार ने कंपनियों को कहा कि भाई 30 दिन का प्लान भी लेकर आओ। तो इन पिछले उदाहरणों से एक उम्मीद तो बनती है कि शायद इस बार भी कोई ठोस हल निकल आए। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। निवेशकों के लिए असल में क्या मांगें रखी गई हैं। पर इन मांगों को समझने से पहले एक जरूरी टर्म समझ लेते हैं, एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। आसान भाषा में कहें तो ये वो टैक्स है जो शेयर खरीदने या बेचने पर लगता है। तो देखिए, संसद में मुख्य रूप से 3 बड़े सुझाव रखे गए हैं। पहला, रिटेल निवेशकों के लिए कुछ टाइम के लिए एसटीटी में छूट दी जाए। दूसरा, अगर किसी को नुकसान होता है तो उस लॉस को भविष्य के मुनाफे से एडजस्ट करने की जो समय सीमा अभी 8 साल है, उसे बढ़ाकर 15 साल कर दिया जाए। और तीसरा, म्यूचुअल फंड निवेशकों को एक सुविधा दी जाए कि वो संकट के समय में इक्विटी से डेट फंड में बिना टैक्स दिए स्विच कर सके। हालांकि ये लिमिटेड होगा। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रस्ताव काफी सोच समझ कर दिए गए हैं। जैसे एसटीटी में राहत का सुझाव सिर्फ कैश मार्केट के निवेशकों के लिए है, मतलब जो डिलीवरी के लिए शेयर खरीदते हैं। ये एफएनओ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, जो ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। लॉस कैरी फॉरवर्ड बढ़ाने से निवेशकों को अपने नुकसान की भरपाई के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा और टैक्स न्यूट्रल स्विचिंग उन्हें मार्केट की इस उठापटक से खुद को बचाने में मदद करेगी। तो इन सारी मांगों के पीछे सबसे बड़ा तर्क क्या दिया गया है? तर्क ये है कि भाई ये जो संकट है, ये भारत की कोई अंदरूनी समस्या नहीं है, ये तो एक बाहरी घटना का नतीजा है। तो फिर इसकी कीमत भारतीय निवेशक अकेले क्यों चुकाएं? इसीलिए उन्हें बचाने के लिए एक पॉलिसी शील्ड की जरूरत है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। मुद्दा तो संसद में उठ चुका है,
प्रस्ताव भी रख दिए गए हैं, लेकिन अब गेंद, जैसा कहते हैं, सरकार के पाले में है। तो अब सभी की नज़रें सरकार पर टिकी हैं। अब ये देखना होगा कि वित्त मंत्रालय इन सुझावों पर क्या सोचता है, क्या कहता है, और क्या वो वाकई निवेशकों को कोई राहत देने का फैसला करता भी है या नहीं। और यहीं पर आके हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या लगता है, क्या सरकार इन 3 मांगों में से किसी को मानेगी? 1 को, 2 को, या फिर तीनों को, या फिर शायद 1 को भी नहीं? इसका जवाब तो अब वक्त ही बताएगा और हम सब बस इंतजार कर सकते हैं।